भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, अभी 2 दिन पहले हमने लंपी स्किन जो गायों में महामारी फैली है और हमारा पूरा संदेह है कि फैलाई गई है, उसकी हमने चर्चा की थी और ये कहा था कि हमारे सर्वनाश का संकेत है। हम भारतीय लोग अपने मस्तिष्क को, अपनी बुद्धि को गिरवी रख चुके हैं विदेशियों के हाथों में। विदेशी से जैसा सोचते हैं वैसा हम सोचते हैं, विदेशी जैसा हमसे चाहते हैं वैसा हम करते हैं। विदेशी जो देखने को कहते हैं वो देखते हैं, जो सुनने को कहते हैं वो सुनते हैं, जो करने की कहते हैं वो करते हैं। बीमारी भी उन्हीं की, दवाई भी उन्हीं की, व्यापार भी उन्हीं का, और हमारे भाग्य में केवल मौत, कष्ट, हमारी संस्कृति का विनाश, वैदिक सत्य सनातन धर्म का विनाश, ये हमारे भाग्य में, दास्ता हमारे भाग्य में, दास्ता करते रहे। 1000 वर्ष की दास्ता से हमारा पेट नहीं भरा, आदत पड़ गई। वे लोग कहेंगे कि यह दवाई देनी है तो हमारे यहाँ के नेता करेंगे यस सर। वे लोग कहेंगे कि ये वायरस है, हाँ बिल्कुल यही है। वे लोग कहेंगे पहले भी फैला था, ऐसा नहीं कि फैला नहीं था, मैं नहीं कह रहा नहीं फैला था, लेकिन ऐसा लगता है कि दुनिया के कुछ लोग पिछले कई वर्ष से, विशेषकर 20-1 वर्ष से ये कुचाले बहुत चलने लगे, ये कुचाले बहुत ज्यादा बढ़ गए। नए नए ढंग से हमारी संस्कृति, हमारे ज्ञान विज्ञान, हमारे सभ्यता, हमारे इतिहास, इस पर आक्रमण हो रहा है बड़े सुनियोजित ढंग से। एक और तो हम आधुनिक विज्ञान के अंधभक्त हैं, और दूसरी ओर मुझे लगता है कि यूरोप, अमेरिका आदि देशों में एक ऐसा समूह सक्रिय है जो हमें बाइबल की ओर आकृष्ट कर रहा है, जो हमें उस युग में ले जाना चाहता है जब पॉप का युग था, जिस समय गैलीलियो को सजा दी गई थी, ब्रूनो को जिंदा जलाया गया था, उस युग में ले जाना चाहता है। वह ग्रुप क्या कहता है? एक उदाहरण दे रहा हूं। आजकल ये बहुत चल रहा है कि पृथ्वी चपटी है। लोग मुझसे पूछते हैं, मैं इसमें बात नहीं करता, क्योंकि जिनमें इतनी बुद्धि नहीं हो कि कोई भी चपटा प्लेट नुमा पदार्थ कभी सृष्टि में बन नहीं सकता। जो तरल से बनेगा या गैस से बनेगा, वह पदार्थ जब संघनित होकर बनेगा तो न्यूनतम आयतन वाला होकर ही बनेगा। वह न्यूनतम आयतन गोल में ही होता है, अंडाकार बनेगा, लेकिन बिल्कुल फ्लैट कभी नहीं। सूक्ष्म कणों से लेके बड़े बड़े लोग, इनमें कोई भी फ्लैट नहीं, हो भी नहीं सकता। जो ऐसा कहता है उसका दिमाग नहीं है। भले वो कितने प्रयोग कर ले, कितने प्रेक्षण कर ले, लेकिन प्रयोग प्रेक्षण के पीछे जब तक तर्क नहीं होता, ऊहा नहीं होता, बुद्धि नहीं होती, तब तक वह गलत परिणाम निकालेगा। एक व्यक्ति रोगी है और किसी प्रयोगशाला में पैथोलॉजिस्ट से जांच कराने गया जाता है। उस रिपोर्ट के आधार पर वो 4-5 फिजिशियन के पास जाएगा,
तो वो 4-5 फिजिशियन भी अलग अलग राय दे सकते हैं, क्योंकि उनके ज्ञान का स्तर, उनकी बुद्धि का स्तर अलग अलग है। प्रेक्षण वही है, परीक्षण वही है, लैब निष्कर्ष एक दे रही है, लेकिन फिजिशियन अलग अलग निष्कर्ष निकाल रहे हैं। यही तो कारण है कि हम अच्छे फिजिशियन के पास जाते हैं। वो रिपोर्ट लेके गांव के किसी साधारण डॉक्टर के पास नहीं जाते। इसी प्रकार से जब तक प्रयोग प्रेक्षण करने वालों के बौद्धिक स्तर उच्च नहीं होगा, जिसमें प्रज्ञा नहीं होगी, अथवा जिसकी भावना शुद्ध नहीं होगी, अथवा जो किसी निश्चित प्रयोजन के तहत किसी अपनी विचारधारा का प्रचार कर रहा होगा, तब तक वो सत्य निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। और हम भारतीय लोग उस आधुनिक विज्ञान के भी गुलाम हैं, उसमें भी बुद्धि नहीं लगाते। जैसे बिग बैंग हुआ, गुलामी स्वीकार कर ली, हाँ सही बात। और पृथ्वी चपटी का अभियान चल पड़ा वहां, तो उसको भी हमने स्वीकार कर लिया। हमारे लोग कोई प्रयोग नहीं करते। एक मेरे पास पुस्तक भेजी है, चाणक्य तिवारी, पुस्तक का नाम है चपटो गोला। बहुत सारे अच्छे चित्र दिए हैं, बहुत अच्छी पुस्तक की डिजाइनिंग है, बहुत अच्छी प्रिंटिंग है, बहुत अच्छा कागज है, लेकिन दासता का चिन्ह पूरा उनके दास बने हैं। उनके लिंक दिए, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने, तुमने क्या किया? भारत के लोगों ने अपना दुर्भाग्य समझ रखा है कि वो कहेंगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे, उनके बिना हम चल भी नहीं सकते, उनके बिना हम बोल नहीं सकते, उनके आंखों के बिना हम देख नहीं सकते। जब हमारे देश के युवाओं की, देश के बुद्धिजीवियों की, देश के वैज्ञानिकों की बुद्धि इतनी जड़ हो जाए, उस देश को कौन बचाएगा? और चपटो गोला वाले लोग नासा की आलोचना करेंगे, आधुनिक विज्ञान की आलोचना करेंगे। मैं किसी के भी अनावश्यक आलोचना को बहुत गलत मानता हूं। लोग मुझे सोचते हैं, जब बिग बैंग का खंडन करता हूं, सोचते मैं आधुनिक विज्ञान का विरोधी हूं, परंतु ऐसा नहीं है। वे भी बहुत परिश्रम कर रहे हैं, उनके कारण हम हैं, अर्थात उनके कारण जो सुख सुविधाएं जो भोग रहा है, उन्हीं के कारण। भारतीय विज्ञान तो लुप्त हो गया, चुरा लिया गया, सारे स्कूल कॉलेज में वही पढ़ाया जा रहा है। जो मैं बोल रहा हूं ये भी टेक्नोलॉजी उनकी। तो जो उन्होंने किया, जो कर रहे हैं, जो सत्य है, उसका तो धन्यवाद करना ही। इसमें नासा की आलोचना कहां? और वे लोग चपटो गोला या बिग बैंग के विरोधी, इनकी आलोचना करते हैं। तब मुझे अपने गांव की एक घटना याद आती। मैं छोटा था, हमारे गांव में एक दुकान थी, दो व्यापारी थे, सगे भाई, नाम नहीं लूंगा। एक बड़े एक छोटे, हम बच्चे थे। तो हमने देखा, मैं भी जाया करता था और भी हमारे परिवार के लोग जाया करते, कोई सामान खरीदते, जैसे पूछा गुड़ क्या भाव है, तो छोटा कहता 1 रुपए किलो। उस समय 1 रुपए किलो से भी सस्ता था। तो बड़ा उसको डांटता कि 1 रुपए तो यहाँ पर अपने घर भी नहीं पड़ा, सारी दुकान लुटा दे। इतना झगड़ा होता उनमें, सारी दुकान लुटा देगा। तो छोटे क्या कहते, ये अपना ही आदमी है। मेरे जैसा ग्राहक सोचता है कि देखो छोटे ना में उदारता दिखाई, 1 रुपए किलो गुड़ दे दिया, बाकी 1 रुपया तो उसके घर में ही नहीं पड़ा, बड़ा कह रहा था। हम घर आके कहते, पता क्या लगा कि जब ग्राहक आ जाता तो दोनों भाई हंसते कि ग्राहक को कैसा बेवकूफ बनाया। तो जो पृथ्वी को गोल मानते हैं आधुनिक विज्ञानी, और सही भी गोल ही है, और जो चपटी मानते हैं, वे दोनों भाई की तरह लड़ते हमें दिखाई देते हैं। जैसे वो भाई दुकानदार थे और दोनों अंदर से क्या सोच रहे हैं, चाहे चपटो गोला का प्रचार करो
चाहे आधुनिक फिजिक्स का प्रचार करो, दोनों ही भारतीय ज्ञान विज्ञान की जड़ें काट रहे हैं और उनका प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। कैसे? मैंने इस पर विचार किया। इस भारत में जो वेद पर अनुसंधान करने वाले हैं, प्राचीन ज्ञान विज्ञान पर अनुसंधान करने वाले हैं, मैंने विज्ञान भारती को निकटता से देखा। 2004 अगस्त में वर्ल्ड कांग्रेस ऑन वैदिक साइंसेज में मैं भी पत्र वाचन के लिए गया था और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेरा ये पहला पत्र वाचन था। उस पत्र वाचन में बिग बैंग का खंडन करने वाला एकमात्र मैं था। 7 देशों के वैज्ञानिकों और अन्य विद्वानों में 320 वक्ता, और मैंने सबको चुनौती दी। मेरे प्रश्न का उत्तर किसी ने भी नहीं दिया और न मेरे से किसी ने प्रश्न किया। इसका अर्थ क्या हुआ कि बिग बैंग पर मेरे प्रश्न थे, उनका उत्तर किसी के पास नहीं था। अन्य मैंने विज्ञान भारती या जो भी विद्वान थे उनको क्या देखा कि आधुनिक विज्ञान के पीछे वैदिक विज्ञान को चला रहे थे, जैसे वैदिक विज्ञान आधुनिक विज्ञान का दास हो, जैसे वैदिक विज्ञान बहुत पीछे हो, आधुनिक विज्ञान के सारे हम नहीं चल पाएंगे। मैंने वहां अपना पत्र वाचन करते करते भी इतनी बात तो कही कि मैंने आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा वेद की गलत व्याख्या होते देखा। मैंने विज्ञान को देखा लेकिन भारतीय नजर नहीं आई। मैंने या आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंग के द्वारा वेद की गलत व्याख्या होते देखा। याज्ञवल्क्य और दयानंद जैसे ऋषियों को कोने में बैठा उपेक्षित देखा। ये चैलेंज था, इस पर कोई बोला नहीं। तो मेरा निष्कर्ष निकला कि आज जो वेद के नाम पर अनुसंधान कर रहे हैं, विज्ञान का अनुसंधान कर रहे हैं, वे मस्तिष्क से आधुनिक विज्ञान के दास हैं, उनसे आगे बढ़ने की सोच भी नहीं सकते। अब समझ में आया कि वे दास वास्तव में वे वही बोलेंगे जो आधुनिक विज्ञान से बहुत पीछे का हो। पीछे मतलब पिछड़ा हो, उनसे आगे, उनसे एडवांस नहीं बोल सकते। कौन ऊपर डंडा चलाता है? मैं पहला बोला। इसलिए पश्चिमी विद्वानों को यह पता है कि वो लोग हमसे पीछे की बात करेंगे तो पीछे की बात भी बहुत सारी बातें बड़ी सुदृढ़ थी। जैसे विज्ञान भारती वाले और भी विद्वान आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, इन वैज्ञानिकों को उद्धृत करते हैं। इन वैज्ञानिकों को उद्धृत करते हुए कहते हैं पृथ्वी गोल है और बहुत सारी बातें हैं। तब उन्हें लगा, और वेद में से भी प्रमाण देते हैं, वो हम देंगे अभी। तब उन्हें लगा कि कुछ लोग वैदिक काल को तो भूल गए, चलो कोई बात नहीं, पर मध्यकालीन युग में भी ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जो उस समय संपूर्ण विश्व में नहीं थे। आर्यभट्ट आदि की बराबरी के उस समय वैज्ञानिक विश्व में नहीं थे। इससे भी भारत का कुछ गौरव तो होता ही है। विज्ञान भारती करे, संघ करे और कोई करे, ये गौरव तो होता ही है कि हाँ, हम आपसे उस समय बहुत आगे थे। वैदिक काल तो इनको भी पता नहीं। तब इसको काटने के लिए चपटो बोला कि एक नई कल्पना की गई होगी कि आप इसको भी काट, कि तुम्हारा आर्यभट्ट कहता पृथ्वी गोल है, लेकिन गोल तो है ही नहीं। बाइबल कहते चपटी। तो जो उच्च स्तर के वैज्ञानिक हैं वो तो नासा आदि और विदेशी जो विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान है, उससे आकृष्ट हो ही रहे, और जो अपने शास्त्रों को पकड़े हैं उनको इससे काटो, क्योंकि शास्त्रों पर अनुसंधान करने वाला ऐसा तो कोई है नहीं जो नासा आदि से आगे की बात कर लेता हो, जो आइंस्टीन, न्यूटन, मैक्स प्लैंक, श्रोडिंगर, हेजनबर्ग,
फाइनमैन इनसे आगे की बात कर लेता, ऐसा तो कोई है नहीं। तो इनको मध्यकालीन बात करने वाले तो इनको ऐसे काटो, चप्पे बोला वालों को लाया गया हो कि तुम ऐसे करो। इसके लिए नाना प्रकार के तर्क दिए जा रहे हैं, इसलिए कुछ ऐसे कटेंगे कुछ ऐसे कटेंगे। वेद पर तो विश्वास नहीं रहा, आर्यभट्ट बरा मेरी इस पर भी विश्वास उठ जाएगा, तब भारत को गुलाम बनाने में और अधिक सुविधा होगी। ये दोनों भाई हैं, मौसेरे भाई, और दोनों ही हमें चप्पे बोले वाले तो नितांत मूर्ख बना रहे। दोनों ही हमें बाइबल क्यों ले, दोनों ही बाइबल के भक्त हैं, क्योंकि जो वैज्ञानिक है वो भी बाइबल को छोड़ने वाले नहीं। मैं नहीं कहता छोड़ो, पर उस पर विचार करके तो देखो कि उसमें जो सृष्टि के संबंध में विचार दिए गए वो कहां तक सही। अब लोग हमसे पूछते हैं, हाँ एक बात और कह दूं कि वे ये सोच रहे हैं कि वेद के विषय में ऐसा कोई नहीं जो आधुनिक विज्ञान को चैलेंज करने वाला हो, और ऐसा कोई है, मैं कर रहा हूं चैलेंज, किया है तो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। न कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी संगठन, इससे लगता है कि ये भी उनसे मिले हुए हैं कहीं ना कहीं, कि ऐसी बात कोई कहने वाला ना आ जाए कि आधुनिक साइंस से आगे निकल जाए। कुछ चप्टो बोले वाले में फंसे, कुछ बिग बैंग में फंसे, मिरर यूनिवर्स में फंसे, पैरेलल यूनिवर्स में फंसे, एक्सपेंडिंग और यूनिवर्स के एक्सपेंशन में फंसे। फंसना दोनों को है, बुद्धि से कोई नहीं बेचारेगा। चप्टो बोला वाले उनके भक्त हैं जो पृथ्वी को चपटी मानते हैं, भारत में बहुत हो गए, हर समाज के भी लोग। एक व्यक्ति था है, अब तक इल्यूमिनाटी के पीछे पड़ा, इल्यूमिनाटी ये कर रही है, पीछे पड़ा, सही बात था। मुझे बार बार फोन आता, इल्यूमिनाटी ये कर रही है, इल्यूमिनाटी तो भूला, अब चपटी पृथ्वी चपटी, अब इसके पीछे पड़ा। ये सब इल्यूमिनाटी के लोग ही तो नहीं है, ये कोई नहीं सोच रहा। हमारी संस्कृति, हमारा जन, हमारा आस्थाओं को, विश्वासों को, सत्य विश्वासों को नष्ट करने वाले ये लोग। अब मेरे कोई पूछ रहे हैं कि वेद में कहीं लिखा है पृथ्वी गोल है, पृथ्वी सूरज के चारों चक्कर लगाती है? ये मेरे पास ऋग्वेद भस्म का है, महर्षि दयानंद सरस्वती की, उसमें यजुर्वेद का मंत्र है, आयम गौः प्रश्ने अक्रमित असन मातरम असदन मातरम पुरा पितरम च प्रयंत स्वः। इसका महर्षि अर्थ करते हैं, अयम गौः पृथ्वी गोलः सूर्य चंद्रोन्यो लोकावा प्रश्निम अंतरिक्षम आक्रमणम कुर्वन् संगच्छति तथा अन्येपि। आगे सूर्यम पितरम अग्निमयम चया पुरा पूर्वम पूर्वम प्रेम सन सूर्य परितो याति। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर निरंतर गमन करती है। ये मंत्र का भाष्य किया ऋषि ने। और गौ कहते ही उसी को है जो निरंतर चलती रहती है। महर्षि यास्क ने गौ शब्द का निर्वचन किया, गौरिति पृथिव्या नाम ध्येयम यह दूरम गता भवति यच्चास्याम भूतानि गच्छन्ति। गौ को, पृथ्वी को गौ किस लिए कहते हैं? जो दूर दूर तक जाती है, दूर दूर तक गई हुई होती है, उसे कहते हैं पृथ्वी। और स्व कहते हैं सूर्य को। अब कहेंगे कि गोल, ऋषि आनंद ने गोल कैसे लिख दिया? आर्यभट्ट जो 499 ईस्वी में इन्होंने आर्यभट्टियम ग्रंथ लिखा था 23 साल की आयु में, उसमें वो लिखते हैं वृत्त
वृत्त पंजर मध्य कक्षा परिवेष्टितः मध्यगतः निर्जल शिखी वायुमयो भूगोल सर्वतो वृत्तः। ये भूगोल सब ओर से गोलाकार है। सब ओर से गोलाकार का क्या अर्थ हुआ? गोल, वृत्ताकार नहीं, गोल, गेंद जैसा। और इन्होंने भास्कराचार्य ने पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिन में चक्कर लगाती है, उन्होंने 10 अंक तक बताया। 365.257875648 कितना दिन लगते? आर्यभट्ट का मान है 365.259 और आधुनिक मान है 365.256। तो आर्यभट्ट, भास्कराचार्य ये दोनों भी कहते हैं कि पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों घूमती है। लेकिन चप्टोगोला वाले क्या लिखता है कि सूरज तो ये इतना ऊंचा है जितना बादल है। फोटो दिया, इस फोटो को देखने के लिए उसके पास बुद्धि नहीं है। जो हल्का बादल होगा वो उसको सूर्य ढकेगा ही नहीं, वो तो सूर्य वैसे ही चमकेगा। तो वो सोच रहा है पीछे भी बादल आगे भी बादल। जब बादलों में सूर्य है तो कहीं किसी पहाड़ से भी टकरा सकता है, पर बुद्धि कौन लगाए? तो आर्यभट्ट वरा मेरी इस पर भी विश्वास उठ जाए, वेद पर तो उठा ही चुका है। वेद पर तो विश्वास हो गया। ऋषि दयानंद को मानने वाले हैं कितने? ऋषि दयानंद को तो हमारे हिंदू भाई नहीं मानते। हमारे प्रधानमंत्री को भी याद नहीं आती 15 अगस्त पर लाल किले के भाषण में जिस महापुरुष ने स्वराज्य का उद्घोष सबसे पहले किया, सिखाया, जिस महापुरुष के बारे में कुछ इतिहासकार कहते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भी ऋषि दयानंद की मुख्य भूमिका रही, इसलिए उनके 3 वर्ष अज्ञात है, पता ही नहीं वो कहां थे। जिस महापुरुष ने लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी श्रद्धानंद, भाई परमानंद, श्याम कृष्ण जी वर्मा, कितने नेता क्रांतिकारियों को जन्म दिया, और जिस संगठन के हजारों नहीं लाखों लोग स्वतंत्र आंदोलन में कूद पड़े, कुछ नहीं मिला उनको स्वतंत्र होने के बाद भारत में, उनका नाम नहीं लेना ये विदेशियों के लिए बहुत शुभ है कि कोई संगठन, कोई व्यक्ति जो आधुनिक विज्ञान को चैलेंज करने की सोच भी सकता है, उसको तो आगे बिल्कुल नहीं आने देना है। और जो उनकी गुलामी स्वीकार करने के लिए तैयार है, उनके पीछे चलने के लिए तैयार है, चाहे चप्टोगोला वाले हों चाहे दूसरे हों, उन दोनों को खुली छूट है। हमारी वीडियो पर प्रतिबंध लग सकता है लेकिन चप्टोगोला पर नहीं लगेगा। अभी ये खबर आई कि बिग बैंग के विरोध में जो भी रिसर्च पेपर लिखेगा वो छापा नहीं जाएगा इंटरनेशनल जर्नल में। क्या साइंस है? इसको साइंस कहते हैं क्या? इसके विरुद्ध जो बोलेगा उसको छापा ही नहीं जाएगा, और पृथ्वी को चपटी बताएगा उसको छापने की, उसको बोलने की, प्रचार करने की पूरी छूट है। इसका अर्थ क्या हुआ? दोनों मौसेरे भाई, एक भाई के कुछ लोग एक भाई के गुलाम है, कुछ लोग दूसरे भाई के गुलाम है, दोनों गुलाम। मेरे प्यारे भारतीयों, आप सोचिए कि आपके सिर में मस्तिष्क है भी कि नहीं है? किसने खोखला कर दिया? कौन सा वायरस लग गया इस मस्तिष्क में जो सोच नहीं पा रहा कुछ भी? एक वीडियो किसी विदेशी का आता है, एक एक्सपेरिमेंट किसी विदेशी का आता है, एक ऑब्जर्वेशन किसी विदेशी का आता है, और आपका वायरस हमारे मस्तिष्क को निगल लेता है, वेद पर श्रद्धा को समाप्त कर देता है। मध्यकालीन भारतीय वैज्ञानिकों पर भी श्रद्धा पर
वो हिला देता है, खत्म कर देता है। तब आपको उन पर ही जीना होगा जिन पर आप जी रहे हैं। थोड़ा बहुत बात करने लायक थे, वो भी समाप्त हो रहा है। इसलिए मैं उनके हर तर्क का उत्तर दे सकता हूं, पर हर को तर्क का उत्तर देने के लिए मैं नहीं बैठा हूं। एक बालक कुछ भी कहेगा तो मैं सबके प्रश्न का उत्तर दूंगा। जिनमें अपनी बुद्धि नहीं हो, जो पश्चिम की बुद्धि से ही सोचते हो, चाहे वो किसी प्रकार की हो, उनसे बहुत बात करने की इच्छा नहीं होती है। इसलिए मैं आप सबसे तो यही कहूंगा कि आपके अंदर जरा भी स्वाभिमान है, आपके अंदर कहीं भी विश्वास है कि भारतीय महान ऋषियों की संतान, आपके अंदर जरा भी विश्वास है कि आपके पूर्वज महान थे, तो अपनी बुद्धि से निर्णय करना सीखो, और नहीं तो भारत को मिटाने के लिए तैयार हो जाओ। मिट तो रहा है। आशा है आप कुछ जागेंगे, और इस जागने में सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ आपको बहुत सहायता कर सकता है आपकी। इसको निष्पक्ष भावना से पढ़ो। इसी ग्रंथ ने क्रांतिकारियों में स्वाभिमान जगाया था। इसी ग्रंथ ने लाखों क्रांतिकारियों के अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़ा किया था, और कोई ग्रंथ नहीं था ऐसा। उस ग्रंथ को पढ़ो, प्राचीन भारतीय गौरव भी आपको याद आएगा। और फिर हमारे वेद विज्ञान आलोक को पढ़ो, हमारी वैदिक रश्मि सिद्धांत को पढ़ो। सारे अज्ञानता के बादल छट जाएंगे, सृष्टि उत्पत्ति के अनेक अनसुलझे रहस्य सुलझ जाएंगे। सरकार हमारे साथ हो अथवा नहीं हो, लेकिन यदि आप भारतीय अपने को समझते हैं, कुछ भी अपने का आत्मगौरव रखते हैं, तो आइए अध्ययन करिए, गुलामी मत करिए। क्योंकि गुलाम का कोई जीवन नहीं होता। गुलाम वही सोचता है जिसका मालिक सोचने के लिए कहता है। गुलाम वही करता है उसका मालिक कहता है। हम पशु नहीं है, इस बात को समझ लो। हम पशु नहीं है, पशु मत बनो, मनुष्य बनो, मनुष्य। और मनुष्य वो होता है जो सोच विचार करके कार्य करता है। ऋषि दयानंद कहते हैं सत्य और असत्य को विचार करके काम करता है। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। पर सत्य और असत्य को विचार करने की बुद्धि हमारे अंदर आएगी जब हमने अपना खान पान बदला, सब कुछ बदला, तो बुद्धि कहां से आएगी? गुलाम उन लोगों से खान पान सीखा तो उनकी गुलामी करनी है। इसलिए जागो, आप महान पूर्वजों के संतान हो, महान देश के रहने वाले, इसको वापस महान बनाना या फिर समाप्त करना, निर्णय आपको करना है। ओम शांति।